दुखीराम रूई और छिदाम रूई दोनों भाई जब सुबह के वक्त हाथ में हंसियां लेकर मजदूरी करने बाहर निकले तब उन दोनों की पत्नियों में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ था। किंतु प्रकृति के अन्यान्य नानाविध रोजाना कलरव के समान इस कलह कोलाहल का भी मारे मोहल्ले के लोगों को अभ्यास हो गया था। तीव्र कंठ स्वर सुनते ही लोग एक दूसरे से कहते, वाह देखो छिड़ गई जंग। अर्थात जैसी आशा की जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ। आज भी स्वाभाविक नियम में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्य के निकलने पर जैसे कोई उसके निकलने का कारण नहीं पूछता, वैसे ही इन कोरियों के घर में दोनों देवरानी जेठानी में जब कोई हो हल्ला होने लगता है तब उसका कारण जानने के लिए किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा पैदा नहीं होती। इसमें शक नहीं कि यह कलह कोलाहल पड़ोसियों के बनिस्बत दोनों पतियों को ही ज्यादा स्पर्श करता, किंतु वे इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं मानते थे। वे दोनों भाई मानो इस विशाल संसार पथ पर किसी इक्के में बैठे जा रहे हों। अपने दोनों ओर स्प्रिंग के दो पहियों की लगातार घड़घड़ खड़खड़ को उन्होंने जीवन रथ यात्रा के विधि विहित नियमों में ही मान लिया हो। बल्कि जिस दिन घर में कोई शोर न होता तो चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता, उस दिन उन्हें किसी आसन्न अनैसर्गिक उपद्रव की आशंका होने लगती। कोई भी उस दिन हिसाब करके यह नहीं बता सकता था कि कब क्या हो जाएगा। हमारी कहानी की घटना जिस दिन शुरू हुई उस दिन शाम के कुछ पहले दोनों भाई जब मजदूरी करके थके हुए घर लौटे तो उन्होंने देखा कि शांति से घर साए साए कर रहा है। बाहर भी बड़ी गर्मी सी भरी उमस थी। दोपहर के समय बारिश की जोरदार बौछार हो चुकी थी। अब भी चारों ओर मेघ छाए थे। हवा का नामो निशान न था। वर्षा के दिनों में घर के चारों ओर के जंगल और झाड़ झंकाड़ बहुत बढ़ गए थे। वहां से और पार के जलमग्न खेतों से भीगी वनस्पतियों की सघन गंध वाष्प अटल प्राचीर के समान चारों ओर डटी हुई थी। गौशाला के पीछे वाले गड्ढे में मेंढक टरटरा रहे थे और झिल्ली रव से संध्या का निस्तब्ध आसमान एकदम परिपूर्ण था। थोड़ी दूर पर बरसात की पद्म नवीन मेघों की छाया में बड़ा भयंकर रूप धारण किए बह रही थी। आज के खेतों का ज्यादातर हिस्सा बहकर बस्ती के पास आ पहुंचा था। यही नहीं, टूटे किनारों के पास दो चार आम और कटहल के पेड़ों के तने पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे थे, मानो उनके निस्सहाय हाथों की फैली हुई उंगलियां शून्य में किसी अंतिम अवलंब को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही हों। दुखीराम और छिदाम उस दिन जमींदार की कचहरी में काम करने गए थे। उस नदी के पार के किनारे की भूमि में जली धान पक गया था। बारिश में नदी के किनारे डूब जाने के पहले ही धान काट लेने के लिए बस्ती भर के निर्धन लोग या तो अपने खेत में या फिर मजदूरी पर पाट काटने में लगे हुए थे। बस केवल इन दोनों भाइयों को कचहरी का सिपाही आकर जबरदस्ती पकड़ कर ले गया। कचहरी के छप्पर को भेद कर जगह जगह से पानी चू रहा था। उसी की मरम्मत में और कुछ टट्टर तैयार करने में वे दिन भर लगे रहे। घर नहीं आ सके। कचहरी में ही कुछ खाना पीना किया। बीच बीच में वर्षा में भीगना भी पड़ा था। उचित मजदूरी तो मिली ही नहीं। उसके बदले में जो अनुचित कड़वी बातें सुननी पड़ी वे उनकी मजदूरी से भी बहुत अधिक थी। रास्ते के कीचड़ और पानी को पार करके शाम के समय घर लौटकर दोनों भाइयों ने देखा देवरानी चंद्रा जमीन पर अंचल छिपाए चुपचाप लेटी हुई है। आज के मेघाच्छन्न दिन के समान वह भी मध्याह्न में प्रचुर आंसुओं वर्षा करने के कारण साँझ होते होते थककर अत्यंत घुटी घुटी हो गई थी और जेठानी राधा मुंह भारी के औसारे में बैठी हुई थी। उसका 1.5 वर्ष का छोटा बच्चा सो रहा था। दोनों भाइयों ने अंदर पहुंचकर देखा बच्चा नंगा आंगन के एक कोने में चित लेटा पड़ा सो रहा था। भूखे दुखीराम ने और देर न करके कहा, भात दे। बारूद के बारे में जैसे आग की चिंगारी गिर पड़ी हो। जेठानी पल भर में तीव्र आकाश भेदी स्वर में चीख उठी, भात कहाँ है जो भात दे दूं? तू क्या चावल दे गया था? मैं क्या खुद रोजगार करके लाती हूँ? सारे दिन की थकावट और लांछना के बाद अन्नहीन निरानंद अंधेरा घर प्रज्वलित शुद्धानल गृहिणी के रुक्ष वचन विशेषकर अंतिम वाक्य में निहित कुत्सित श्लेष दुखीराम को एकाएक ऐसा असह्य हो उठा। उसने गुस्सियारे व्याघ्र के सामने गंभीर गर्जन करते हुए कहा, क्या कहा? और दूसरे क्षण
उसने हंसिया उठाकर आओ देखा न ताव झट से स्त्री के सिर पर दे मारा। राधा रानी देवरानी के गोद के पास गिर पड़ी और उसके प्राण निकलने में क्षण भर की भी देर न हुई। खून से सने वस्त्रों से चंद्रा अरे ये क्या किया कहकर चिल्ला उठी। छिदाम ने उसका मुंह दबा दिया। दुखी राम हंसिया फेंककर हाथों से मुंह ढके हद बुद्धि के समान जमीन पर बैठ गया। बच्चा जाग पड़ा और डर से चीखकर रोने लगा। बाहर उस वक्त पूर्ण रूप से शांति थी। ग्वाल बाल गायें चराकर गांव की ओर लौट रहे थे। उस पार के चर में नए पके धान काटने गए हुए लोग 5-5, 7-7 के दल में एक एक छोटी छोटी नौका करके पार लौट रहे थे और 2-4 मुट्ठी धान सिर पर लिए अक्सर सभी अपने अपने घर आ पहुंचे थे। चक्रवर्ती परिवार के रामलोचन काका गांव के डाकघर में चिट्ठी छोड़कर घर लौटकर चुपचाप निश्चिंत भाव से हुक्का पी रहे थे। उन्हें अचानक याद आया उनके अपने कोरी आसामी दुखी पर लगान के बहुत से रुपये बाकी हैं। आज उसने कुछ अंश चुकाने का वायदा किया था। इस वक्त तक वे घर लौट आए होंगे। यह सोचकर वे कंधे पर चादर डालकर छाता लेकर बाहर निकल पड़े। कोरियों के घर में घुसते ही उनका बदन ठंडा हो गया। देखा घर में दिया नहीं जलाया गया है। अंधेरे औसारे में 2-4 अंधेरी मूर्तियां अस्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। रह रहकर औसारे के एक कोने में से रोने की अस्फुट आवाज फूट रही और बच्चा ज्यों ही माँ माँ पुकारता हुआ रोने की कोशिश करता था, छिदाम उसका मुंह दबा देता था। कुछ भयभीत होकर रामलोचन ने पूछा, दुखी घर में है क्या? अब तक दुखी पत्थर की मूर्ति के समान शांत बैठा था। उसका नाम लेकर पुकारते ही वह अबोध बालक के समान फूट फूट कर रोने लगा। छिदाम तुरंत औसारे से आंगन में उतरकर चक्रवर्ती के पास गया। चक्रवर्ती ने पूछा, औरतें शायद झगड़ा कर बैठी हैं। आज तो दिन भर चिल्लपो सुनी है। अभी तक किंग कर्तव्य विमूढ़ छिदाम कुछ भी नहीं सोच पाया था। अनेक प्रकार की असंभव कल्पनाएं उसके दिमाग में उठ रही थी। आखिर उसने तय किया कि रात थोड़ी अधिक हो जाने पर मृत शरीर को कहीं गायब कर देगा। इस बीच चक्रवर्ती आ उपस्थित होंगे या उसके ध्यान में भी ना आया। चटपट कोई उत्तर न सूझा। कह बैठा, हाँ आज लड़ाई झगड़ा हो गया था। औसारे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए चक्रवर्ती बोले, किंतु उसके लिए रोता क्यों है रे दुखी? छिदाम को लगा अब खैर नहीं। हठात कह बैठा, झगड़े में छोटी बहू ने बड़ी बहू के सिर पर हंसिया दे मारा। मौजूदा मुसीबत को छोड़कर और कोई विपदा भी हो सकती है, यह बात सहज ही मन में नहीं आती। उस समय छिदाम सोच रहा था कठोर सत्य के हाथ में किस प्रकार रक्षा होगी। झूठ उसकी भी अपेक्षा अधिक खतरनाक हो सकता है, उसका उसे ज्ञान न था। रामलोचन का प्रश्न सुनते ही उसके दिमाग में तुरंत जो उत्तर सूझा वह उसने उसी पल कह डाला। रामलोचन ने चौंक कर कहा, क्या कहा? मरी तो नहीं? छिदाम ने कहा, मर गई। और यह कहते ही उसने चक्रवर्ती के पैर पकड़ लिए। चक्रवर्ती को भागने का रास्ता न मिला। सोचा, राम राम, शाम के समय यह कैसे मुसीबत में पड़ गया। अदालत में गवाही देते देते प्राण ही निकल जाएंगे। यह छिदाम ने किसी भी तरह उसके पैर न छोड़े और बोला, पंडित जी महाराज, अब अपनी बहू को बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मामलों मुकदमों में परामर्श देने के लिए रामलोचन सारे गांव के प्रधानमंत्री थे। थोड़ा सोचकर बोले, देख इसका एक उपाय है। तो इसी वक्त दौड़कर थाने जा और कह कि तेरे बड़े भाई दुखी ने शाम के समय घर लौटकर भात मांगा था। भात तैयार न था, इसलिए औरत के सिर पर हंसिया दे मारा। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ यह बात कहने से छोकरी बच जाएगी। छिदाम का गला सूख गया। उठकर बोला, पंडित जी, बहू चली गई तो बहू तो फिर भी मिल जाएगी, किंतु भाई को फांसी होने पर भाई तो फिर नहीं मिलेगा। किंतु जब उसने अपनी स्त्री के नाम दोषारोपण किया था तब ये सारी बातें नहीं सोची थी। जल्दी में एक काम कर डाला और अलक्षित भाव से मन अपने पक्ष में युक्ति और सांत्वना इकट्ठी कर रहा था। चक्रवर्ती को भी यह बात युक्ति संगत मालूम हुई। वे बोले, तब तो जो घटित हुआ है वही कहो। सब ओर से रक्षा करना मुश्किल बात है। यह कहकर रामलोचन अविलंब चले गए और देखते देखते गांव में शोर मच गया कि कोरियों के घर में चंद्रा ने गुस्से में आकर अपनी जेठानी के सिर पर हंसिया दे मारा। बांध टूट जाने पर जैसे पानी का रेला आता है, उसी प्रकार हुंकार करती हुई पुलिस गांव में आ पहुंची। अपराधी और निरपराधी सभी बेचैन हो उठे। छिदाम ने सोचा, जो रास्ता बनाया है अब तो उसी पर चलना पड़ेगा।
उसने चक्रवर्ती के सामने अपने मुंह से एक बात कह दी थी, वह अब सारे गांव में फैल चुकी थी। अब कोई नई बात बनाएगा तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। वह खुद कुछ भी न सोच सका। सोचा किस तरह इस बात को रखते हुए उसके साथ और 5 बातें जोड़कर स्त्री को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। छिदाम ने अपनी स्त्री चंद्रा से अपने ऊपर अपराध ले लेने की प्रार्थना की। उस पर जैसे वज्रपात हुआ। छिदाम ने आश्वासन देते हुए उससे कहा, जो कह रहा हूं वही कर, तुझे कोई डर नहीं है, हम तुझे बचा लेंगे। आश्वासन तो दे दिया, किंतु गला सूख गया और मुंह का रंग सफेद पड़ गया। चंद्रा की उम्र 17-18 से अधिक न थी। मुंह हृष्ट पृष्ठ गोल था, मंझला कद, गठी हुई देह, स्वस्थ सबल अंग प्रत्यंगों में एक ऐसा सौष्ठव था कि चलने फिरने में, हिलने डुलने में शरीर की कहीं कोई रुकावट ही नहीं थी। किसी नई बनी नाव के समान खूब छोटी एवं सुडौल वह अत्यंत सहज भाव से चलती थी और कहीं कोई गांठ ढीली न हुई थी। दुनिया के सभी विषयों के प्रति उसको एक कौतुक और कौतूहल था। मोहल्ले में गपशप करना उसे बहुत भाता और कमर पर घड़ा रखकर घाट आते जाते अपनी 2 उंगलियों से घूंघट को जरा सा ढककर 2 उज्ज्वल चंचल घनी काली आंखों से रास्ते में कुछ भी देखने योग्य होता वह सब देखती चली जाती थी। बड़ी बहू ठीक उसकी उल्टी थी, अत्यंत अस्त व्यस्त, ढीली ढाली, अव्यवस्थित, सिर पर पल्ला, गोद का बच्चा, घर गृहस्थी का काम वह कुछ भी नहीं संभाल पाती थी। हाथ में कोई खास काम भी नहीं था। उसके बाद भी उसे अपने आप को संवारने की फुर्सत नहीं थी। छोटी देवरानी उससे कुछ अधिक बात नहीं करती थी। मीठे स्वर में 2-1 चुपती बात कह देती और वह हाय हाय करती, गुस्से से लाल पीली होकर बकती झकती रहती और सारे मोहल्ले को अस्थिर कर देती। पति पत्नी के इन 2 जोड़ों की आदत के में एक आश्चर्यजनक मेल था। दुखीराम कुछ बृहत्कार आदमी था, खूब चौड़े हाथ, छोटी नाक, आंखें 2, जैसे इस दृश्यमान संसार को अच्छी तरह न समझती हो, न इसमें किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहती हो। ऐसा निरीह, भीषण, सबल किंतु निरुपाय व्यक्ति अति दुर्लभ है। और छिदाम को मानो किसी ने बड़े प्रयास से किसी चमकीले काले पत्थर से तराश कर गढ़ा हो। उसके अंग सुघड़ गए थे, अनुपात में कहीं भी लेश मात्र भी कमी नहीं थी। शरीर के प्रत्येक अंग में बल और नैपुण्य मिश्रित पूर्णता दिखती थी। नदी के ऊंचे कगार से कूद पड़े, लग्गी लेकर नौका ठेले, बांस के पेड़ पर चढ़कर छांट छांट कर उसकी शाखाएं काट लाए। सभी कामों में उसकी एक अद्भुत निपुणता, एक सहज शोभा प्रकट होती थी। बड़े बड़े काले बालों को तेल डालकर संवारे रहता था, जो कंधे तक लटकते रहते थे। वेशभूषा तथा सजावट में कुछ विलक्षण सावधानी दिखती थी। दूसरे ग्राम वधुओं की खूबसूरती के प्रति यद्यपि उसकी नज़र उदासीन न थी और उनकी आंखों को वह मनोहर लगे, उसकी उसे काफ़ी चाह थी, तो भी छिदाम अपनी युवा पत्नी को कुछ खास प्रेम करता था। दोनों में झगड़ा भी होता था, प्रेम भी होता, कोई किसी को हरा नहीं पाता था। एक अन्य कारण से भी दोनों में बंधन कुछ मजबूत था। छिदाम सोचता, चंद्रा जिस प्रकार की चटुल चंचल स्वभाव की स्त्री है, उसका पूरा यकीन नहीं किया जा सकता। और चंद्रा सोचती, मेरे पति की निगाहें चारों ओर रहती है, उनको जरा मजबूती से न बांधने पर किसी भी दिन हाथ से छूट जाने में कोई रुकावट नहीं है। इस घटना के कुछ वक्त पहले से पति पत्नी में बड़ी भारी खींचतान चल रही थी। चंद्रा ने देखा कि उसका पति बीच बीच में काम का बहाना करके दूर चला जाता, यहाँ तक कि 2-1 दिन बिताकर आता और कुछ कमाकर भी न लाता। बुरे लक्षण देखकर वह भी कुछ ज़्यादा ही करने लगी। अब कभी भी घाट पर चली जाती, मोहल्ले में घूम आती और लौटकर काशी मजूमदार के मंझले लड़के से खूब चर्चा करती। छिदाम के दिन और रातों में किसी ने जैसे जहर घोल दिया हो। काम काज में कहीं भी पल भर उसका मन शांत नहीं रह पाता था। एक दिन आकर उसने भाभी को खूब फटकारा। वह हाथ हिलाकर गरजते हुए मरे हुए पिता को संबोधित करते हुए बोली, वह औरत जो तूफान से भी तेज है, उसे भला मैं संभालूंगी? मैं जानती हूँ वह एक न एक दिन सभी कुछ बर्बाद करके रहेगी। पास की कोठरी में आकर चंद्रा ने धीरे धीरे कहा, क्यों दीदी, तुम्हें किस बात का डर है? बस दोनों के बीच में छिड़ गया वाक युद्ध। छिदाम आंखें लाल करके बोला, अब यदि कभी मैंने सुना कि तू अकेली घाट पर गई है तो तेरी हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। चंद्रा बोली, तब तो छाती में ठंडक पड़ जाएगी। और यह कहकर उसी पल वह बाहर जाने को तैयार हो गई। छिदाम ने झटक कर उसके बाल पकड़े और उसे खींचकर कोठरी में बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।
शाम को काम पर से लौटकर जब उसने देखा कोठरी खुली है, घर में कोई नहीं, चंद्रा वहां 3 गांव पार करके सीधी अपने मामा के घर जा दमकी थी। छिदाम वहां से काफी कोशिश करके अनेक मिन्नतों के बाद उसे घर लौटा लाया, किंतु इस बार उसने हार मान ली। उसने समझ लिया जिस तरह अंजलि भर पारे को मुट्ठी में जोर से दबाए रखना कठिन है, वैसे ही इस मुट्ठी भर स्त्री को भी जोर से पकड़कर रखना मुश्किल है। वह मानो 10 उंगलियों के छेदों में से बाहर निकल पड़ती है। फिर कोई जबरदस्ती नहीं की, किंतु उसके दिन बड़ी अशांति से कटने लगे। फिर क्या था? उस चंचल युवती के प्रति उसका चिर शंकित प्रेम एक तीव्र वेदना के समान विषम दुखदायी हो गया। यहाँ तक कि वो ये सोचने लगा अगर ये मर जाती तो जीवन में शांति हो जाती। मनुष्य की जितनी जलन मनुष्य पर होती है उतनी यम पर नहीं होती। तभी तो घर में यह विपद घटी। चंद्रा से जब उसके पति ने खून स्वीकार करने के लिए कहा तो वह चकित होकर देखती रह गई। उसकी काली आंखें आग के समान नीरव भाव से अपने प्रिय को दग्ध करने लगी। उसका सारा तन मन मानो धीरे धीरे संकुचित होकर अपने पति राक्षस के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगा। उसकी संपूर्ण अंतरात्मा बिल्कुल मुंह फेर कर खड़ी हो गई। छिदाम ने आश्वासन दिया, तुम्हारे लिए डर की कोई बात नहीं। इतना कहकर वह पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के सामने क्या कहना होगा यह बार बार सिखाने लगा। चंद्रा ने यह सारी लंबी कहानी जरा भी नहीं सुनी। वह तो बस काठ की मूर्ति बनी जड़वत बैठी रही। सभी कामों में दुखीराम पूरी तौर से छिदाम के ऊपर निर्भर रहता था। छिदाम ने जब चंद्रा के ऊपर दोषारोपण करने को कहा तो दुखी बोला, तो फिर बहू का क्या होगा? छिदाम ने कहा, उसको मैं बचा लूंगा। बृहत्काय दुखीराम बेफिक्र हो गया। छिदाम ने अपनी स्त्री को हवाला दिया था कि तू कहना जेठानी मुझे हंसियां लेकर मारने आई थी, मैं उसको कटार लेकर रोकने गई, फिर पता नहीं न जाने वह कैसे लग गई। यह सब रामलोचन की सूझ समझ थी। उसको ध्यान में रखकर जो जो अलंकार और प्रमाण देने की पड़ी थी उसने वह भी विस्तार पूर्वक छिदाम को सिखा दिया था। पुलिस आकर जांच पड़ताल करने लगी। चंद्रा ने ही अपनी जेठानी का खून किया है। गांव के सभी लोगों के मन में यह धारणा पूरी तरह मस्तिष्क में बैठ गई। सारे गवाहों द्वारा भी यही प्रमाणित हुआ। पुलिस ने जब चंद्रा से पूछा तो उसने कहा, हाँ मैंने खून किया। खून क्यों किया? वह मुझे अच्छी नहीं लगती थी। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। वह तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया था उसने? नहीं। इस प्रकार के उत्तर सुनकर सभी दंग रह गए। छिदाम तो बिल्कुल व्याकुल हो गया। उसने कहा, यह सही बात नहीं बता रही है। बड़ी बहू ने पहले। दारोगा ने उसे कड़ी फटकार लगाकर रोक दिया। आखिर में उसने काफी जिरह करने पर बार बार वही एक उत्तर मिला। बड़ी बहू की ओर से किसी भी प्रकार का आक्रमण चंद्रा ने किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया। ऐसी अदम्य औरत भी नहीं मिलती। एकदम प्राणपण से फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तुली हुई थी। किसी भी तरह उसको घेर कर रखना संभव नहीं था। यह कैसी खतरनाक जिद थी। चंद्रा मन ही मन पति से कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़कर अपने इस नव यौवन को लेकर फांसी के तख्ते को वरण कर रही हूँ। मेरे इस जीवन का अंतिम बंधन अब उसी के साथ है। बंदिनी होकर वह निरीह सामान्य चंचल विनोद प्रिय ग्राम वधू चंद्रा कलंक की छाप लेकर अपने जाने पहचाने ग्राम के रास्ते से रथ तला से बीच हाट के घाट के किनारे से मजूमदारों के घर के सामने से पोस्ट ऑफिस और पाठशाला के पास से समस्त परिचित व्यक्तियों के नेत्रों के सामने से गुजरती हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। लड़कों का एक दल पीछे पीछे चला जा रहा था। गांव की औरतें, उसकी सखी सहेलियां, कोई घूंघट में से, कोई दरवाजे की ओट से, कोई पेड़ की आड़ में खड़ी हो पुलिस द्वारा चालित चंद्रा को देखकर लज्जा, नफरत और डर से रोमांचित हो उठी। डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने भी चंद्रा ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और बड़ी बहू ने खून के वक्त उसके प्रति किसी प्रकार का जुल्म या हमला किया था यह जाहिर नहीं होने दिया। किंतु उस दिन छिदाम साक्ष्य स्थल पर आते ही एकाएक रो पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, दुहाई है हुजूर की, मेरी स्त्री का कोई दोष नहीं। हाकिम डांट लगाकर उसके उच्छ्वास को ठंडा करके उससे सवाल करने लगे। वह एक एक करके सच्ची घटना बताने लगा। हाकिम ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि प्रधान विश्वस्त प्रतिष्ठित गवाह रामलोचन ने कहा, खून के थोड़ी देर पश्चात ही मैं घटना स्थल पर पहुंचा था। साक्षी छिदाम ने मेरे सामने सब कुछ स्वीकार करके मेरे पैर पकड़कर कहा, बहू को कैसे बचाऊं, कोई तरकीब बताइए। मैंने भला बुरा कुछ नहीं कहा।
मौजूदा गवाह ने मुझसे कहा कि मैं अगर कहूं कि मेरे बड़े भाई को मांगने पर भात नहीं मिला, इसलिए उसने गुस्से की झोंक में पत्नी को मार डाला, तो क्या वह बच जाएगी? मैंने कहा, खबरदार हरामजादे, अदालत में एक अक्षर भी झूठ मत बोलना, उनसे बड़ा महापाप और कोई नहीं, इत्यादि। रामलोचन ने पहले तो चंद्रा को बचाने के लिए बहुत सी बातों की कल्पना की थी, किंतु जब उसने देखा कि चंद्रा खुद अड़कर खड़ी हो गई तो सोचा, अरे अरे बाप रे बाप, आखिर मैं क्या झूठी गवाही के झंझट में फंसना चाह रहा हूँ। जितना जानता हूँ उतना ही कहना ठीक है। यही सोचकर रामलोचन ने वही कहा जो जानता था, बल्कि उससे भी कुछ अधिक कहने में उसने कोई कसर न छोड़ी। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन के हवाले कर दिया। इस बीच में खेती बाड़ी, हाट बाजार, हास्य रुदन, पृथ्वी के सभी काम चलते रहे और पिछले वर्षों की तरह धान के नवीन खेतों में श्रावण की अविरल वृष्टि धारा बरसने लगी। खूनी और गवाह को लेकर पुलिस अदालत में हाजिर हुई। सामने बैठे जज की कचहरी में बहुत से आदमी अपने अपने मुकदमे की इंतजार करते हुए बैठे थे। रसोई घर के पिछवाड़े में एक गड्ढे के एक विशेष भाग को लेकर कलकत्ता के एक वकील आए थे और उस प्रसंग में वादी के पक्ष की ओर से 39 गवाह आए हुए थे। सैकड़ों आदमी अपने अपने पाई पाई के हिसाब की बाल की खाल निकालने वाली विवेचना करने के लिए बेचैन होकर आए थे। उनकी धारणा था कि संसार में अभी तक उससे बड़ी और कोई घटना नहीं हुई होगी। छिदाम खिड़की से प्रतिदिन के इस अत्यंत व्यस्ततापूर्ण संसार की ओर अपलक दृष्टि से देखता रहा। उसे सारी बातें स्वप्न के समान लग रही थी। अहाते में विशाल बरगद के पेड़ पर एक कोयल कूक रही थी। उसके लिए किसी प्रकार की कानून अदालत नहीं। चंद्रा ने जज के सामने कहा, अजी साहब, एक बात को बार बार और कितनी बार कहूं? जज साहब ने समझाते हुए कहा, जो अपराध तुम स्वीकार कर रही हो उसकी सजा क्या है तुम जानती हो? चंद्रा, नहीं। जज साहब ने कहा, उसकी सजा फांसी है। चंद्रा ने कहा, अजी साहब, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, वही सजा दे दीजिए। तुम लोगों को जो खुशी है वो करो, मैं तो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब छिदाम को अदालत में लाया गया, चंद्रा ने अपना मुंह फेर लिया। जज ने कहा, गवाह की ओर देखकर बोलो, यह तुम्हारा कौन लगता है? दोनों हाथों से मुंह ढांपकर चंद्रा बोली, वह मेरा पति है। प्रश्न हुआ, वह तुम्हें प्यार नहीं करता क्या? उत्तर, नहीं, बड़ा प्यार करता है। प्रश्न, तुम उसे प्यार नहीं करती? खूब करती हूँ मैं भी। जब छिदाम से पूछा तो छिदाम ने कहा, यह खून मैंने किया है। प्रश्न, क्यों? छिदाम, भात मांगा था, बड़ी बहू ने भात नहीं दिया। दुखीराम गवाही देने के लिए आते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी टूटने पर उसने उत्तर दिया, साहब, खून मैंने किया है। क्यों? भात मांगा था, भात नहीं दिया। विस्तृत जिरा करके तथा अन्यान्य साक्ष्य सुनकर जज साहब को यह बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई कि घर की महिला को फांसी के अपमान से बचाने के लिए दोनों भाई अपराध कबूल कर रहे हैं। किंतु चंद्रा पुलिस से लेकर सेशन अदालत तक बराबर एक ही बात कहती चली आ रही है। उसकी बात में जरा भी हेर फेर नहीं हुआ। दो वकीलों ने स्वेच्छापूर्वक आगे आकर उसको प्राण दंड से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, किंतु आखिर में हार माननी पड़ी। जिस दिन ये नन्ही सी उम्र में एक काली कलूटी छोटी सी बालिका अपना गोल मटोल चेहरा लिए खेलने की गुड़िया पटक कर अपने बाप के घर से ससुराल आई थी, उसी रात के शुभ लग्न के वक्त आज की इस बात की कल्पना भला कौन कर सकता था। उसका पिता मरते समय यह कहकर निश्चिंत हो गया था, चलो अपनी बेटी तो ठिकाने लग गई। जेल खाने में दयालु सर्जन ने उससे आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। सर्जन ने कहा, तुम्हारा पति तुमसे मिलना चाहता है। तो चंद्रा बोली, उसे मरने दो।